नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के बाद हमारी नजर पहलगाम की हर एक अपडेट पर है और न्यूज रूम लाइव की शुरुआत आज करेंगे कुछ बड़ी खबरों से, लेकिन पहले नजर इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। पहली बड़ी खबर, दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है और आज दिन में लगभग 4 बैठकें होंगी। इन 4 बैठकों के संकेत और इसका आउटकम क्या होगा वो भी आपको बताएंगे। अगली बड़ी खबर, एलओसी के बाद अब आईबी पर भी संघर्ष विराम टूटा है लगातार पाकिस्तान की तरफ से। एलओसी पर जो है वो संघर्ष विराम जो है वो तोड़ रहा है, इसका उल्लंघन कर रहा है। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि वहां पर क्या सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त रखी गई है। अगली बड़ी खबर रहेगी, भारत के एक्शन से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है, पाकिस्तान डरा हुआ है और एक के बाद एक बयान भी पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के मंत्रियों की तरफ से निकलकर सामने आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर जिस पर बात करेंगे, विस्तार से आपको जानकारी बताएंगे। जस्टिस बीआर गवाई भारत के नए सीजे होंगे और कब वो शपथ लेंगे पूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन इस वक्त न्यूज रूम लाइव में पहली बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम हमले के बाद देश में इस वक्त बैठकों का दौर जारी है। राजधानी दिल्ली में लगातार बैठकें हो रही हैं और आज की पहली बड़ी खबर, पहलगाम हमले को लेकर दिल्ली में आज 4 बड़ी बैठकें होने वाली हैं। पीएम की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक अभी शुरू हो चुकी है। 11 बजे का यह समय निर्धारित किया गया था और फिलहाल यह बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में तमाम बड़े चेहरे शामिल हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और साथ साथ एनएसए अजीत डोभाल हों या फिर बाकी अन्य लोग हों, वो तमाम लोग इस बैठक में मौजूद हैं। क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह सीधा संकेत दिया है कि अब सेना के हवाले ये पूरा मामला कर दिया गया है। सेना को पूरी पावर दे दी गई है, सेना को पूरी शक्तियां दे दी गई हैं और अब सेना अटैक भी तय करेगी, जगह भी तय करेगी, समय भी तय करेगी और सब कुछ अब सेना के अनुकूल ही होगा, सेना ही तय करेगी। तो फिलहाल आज दिल्ली में 4 बड़ी बैठकें होनी है। पहली आज दिन की ये बड़ी बैठक हो रही है, सीसीएस की बैठक है और जब पहली बार सीसीएस की बैठक हुई थी तो उसके बाद एक डिप्लोमेटिक कदम उठाते हुए भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। भारत ने पाकिस्तान के साथ जो 1960 में हुआ समझौता था उसको सस्पेंड कर दिया था और बताया था कि भारत हर फैसला लेने के लिए सक्षम है, क्योंकि पहलगाम में 28 लोगों की, निहत्थे लोगों की जो हत्या की थी उसके बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। अभी भी लोग बदले की भावना चाहते हैं कि लोग भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ बदला ले, भारत पाकिस्तान का खून बहाए और खून का बदला खून से और गोली का बदला गोली से ले। हालांकि डिप्लोमेटिक स्ट्राइक हुई है, डिजिटल स्ट्राइक हुई है, लेकिन अब जो डिफेंस की तरफ से स्ट्राइक होती है वो कब होगी वो देखना होगा। लेकिन अब जो तनाव है वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे बैठकें आगे हो रही हैं, जैसे बैठक लगातार बढ़ रही हैं, बैठकों का दौर चल रहा है, वैसे वैसे अब जो तनाव की स्थिति है वो भी उत्पन्न हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला चुका है। पाकिस्तान रात को 3 बजे आकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि भाई भारत कभी भी हमला कर सकता है। आप खुद सोच सकते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त नींद भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भारत जिस तरह से एक्शन मोड में है, भारत ने अपनी पूरी प्लानिंग कर दी है, पूरी तैयारी कर दी है और इस तैयारी के बाद अब अंजाम क्या होगा, पाकिस्तान इस कैसे ये भुगतेगा ये देखना होगा। क्या स्ट्रेटजी भारत की तरफ से तैयार की गई है, क्या रणनीति भारत की तरफ से तैयार की गई है, ये देखना होगा। तो फिलहाल अभी जो बड़ी बैठक है, सीसीएस की बैठक है, वो चल रही है। उसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम जो इस बैठक का हिस्सा ऑफिशियली होते हैं, आधिकारिक तौर पर जो सीसीएस का हिस्सा होता है, वो सब लोग मौजूद हैं। आज 4 बड़ी बैठकें होनी है। सीसीएस कैबिनेट सुरक्षा समिति की पहली बैठक जो अभी चल रही है, 11 बजे शुरू हो चुकी है और ये बैठक जब संपन्न होगी उसके बाद हम आपको जानकारी बताएंगे कि आखिर बैठक में क्या फैसला लिया गया अगर सार्वजनिक होता है। सीसीपीए दूसरी बड़ी बैठक, कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की कमेटी होती है, जिसमें यह बैठक आज दूसरी बैठक होनी है और ताबड़तोड़ 4 बैठकें आज पूरे दिन होने जा रही हैं। इसके साथ तीसरी बैठक आपको बताएंगे, सीसीईए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये भी आज एक बड़ी बैठक, यानी हर दृष्टिकोण से भारत इस वक्त आंकलन कर रहा है, कहां पर इकोनॉमी को
जो है उसका पहले ही आकलन किया जाए, उसकी स्थिति क्या है, या आने वाले समय में अगर युद्ध होता है तो वहां पर क्या स्थिति बनेगी। कैबिनेट की बैठक भी होनी है, यह भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और ये अलग अलग 4 बैठकें हैं जो आज भारत कर रहा है। और अब देखना होगा आज दिन में जब ये 4 बड़ी बैठकें होंगी तो उसके बाद आज की रात, कल की रात या कल का दिन, कब वो समय होगा जब सेना तय करेगी और हम ये सुनेंगे कि अब पाकिस्तान को सीधे तौर पर हमला किया गया है। चलिए, तो सीसीपीए की बैठक अहम क्यों है वो आपको बताएंगे। सीसीपीए यानी कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की एक कमेटी होती है जो आज बैठक करेगी। सीसीपीए कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की कमेटी, यह बैठक अहम क्यों होती है, किस दृष्टिकोण से होती है, क्यों इतनी जरूरी होती है, उस पर क्या चर्चाएं होती हैं, कौन इसके मेंबर्स होते हैं। रुड़की के सीसीपीए यानी कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की कमेटी है जिसका लगातार हम जिक्र भी कर रहे हैं। और सीसीपीए को सुपर कैबिनेट कहा जाता है, सुपर कैबिनेट। और सुपर कैबिनेट हो तो समझ लीजिएगा कि इसमें क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। महत्वपूर्ण राजनीतिक आर्थिक मामलों की समीक्षा का मंच होता है, राजनीतिक एंगल से आर्थिक, ये तमाम चीजें इसमें डिस्कस होती हैं, इसलिए इसे स्पेशल कमेटी कहा जाता है। पहले भी कई अहम बैठकों पर, मौकों पर ये सीसीपीए की बैठक हो चुकी है। कई अहम मौके हैं जब सीसीए की बैठक हुई है और जब ऐसी बैठकें होती हैं तो बड़े फैसले लिए जाते हैं। पुलवामा हमले पर सीसीपीए की बैठक हुई थी, पुलवामा में हमला हुआ था उसमें भी सीसीपीए की बैठक हुई थी। यह जानकारी आपको देना जरूरी है। तो तमाम तरह की बैठकें आज हो रही हैं, एक बैठक लगातार चल रही है। तो चलिए, फिलहाल कर्नल दीपक कुमार जी इस वक्त हमारे साथ, हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं और इस बैठक पर भी उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर इस बैठक के संकेत और इस बैठक में लिए गए फैसलों का जो आगे का जो कार्यक्रम, जो रणनीति होगी वो भारत की क्या होगी। कर्नल साहब, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। कर्नल साहब, आज 4 बड़ी बैठकें होनी है, एक बैठक जारी है और अभी कुछ बैठकें बाकी हैं, क्या संकेत है भारत सरकार की तरफ से सर? देखिए, ये जो है ये बैठकें हो रही हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठकें हैं। और जब भी कोई देश को बहुत बड़ा या महत्वपूर्ण निर्णय करना होता है तो इन सब कमिटीज की जो है बैठक जो है होती हैं। तो जैसे कि आपने खुद बताया कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इसमें प्रधानमंत्री तो होते ही हैं, उनके साथ में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और फाइनेंस मिनिस्टर भी जो है उसमें होती है। तो देखिए, क्योंकि जो भी अगर हम कोई भी जो है सैन्य कार्रवाई करते हैं तो वो सिर्फ सेना ही नहीं, ये एक पूरे समग्र राष्ट्र का एक समग्र राष्ट्रीय प्रयास होता है। और इसमें जो जितने भी मुद्दे हैं उनको जो है उनके ऊपर विचार विमर्श किया जाता है, चर्चा की जाती है कि इस प्रकार को जो हम सैन्य कार्रवाई करेंगे इसको हमें विश्व मंच पर या डिप्लोमेटिकली हमें जो है किस प्रकार से इसको जो है दूसरे देशों को बताना है, किस प्रकार से हमें जो है पाकिस्तान को अलग थलग करना है और अपना पक्ष जो है वैश्विक मंचों पर हमें जो है रखना है। इसके साथ ही जो है जैसे कि अगर कोई भी सैन्य कार्रवाई होती है बड़े लेवल की तो उसका जो है जाहिर तौर पर एक असर जो है अंदरूनी हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पे भी पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है वहां पे गृह मंत्री भी मौजूद होते हैं जो कि वो बताते हैं कि उनकी अंदरूनी सुरक्षा को लेकर, इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर क्या तैयारी है और किस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से
जो वहाँ पे जो डिफेंस मिनिस्टर तो हैं ही, खास करके उन्होंने जो है अपनी बात रखी होगी कि किस प्रकार के जो है ऑप्शंस हैं, और बाकी जो मिनिस्टर्स हैं उनको जानकारी दी होगी कि हम जो है किस प्रकार के जो है कदम उठाने के लिए जा रहे हैं। और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको भी जो है इस वक्त बताया जाता है कि इस बैठक के जरिए कि हो सकता है कि हमें कुछ जो बजटरी एलोकेशंस हैं उसके अलावा भी हमें कुछ जो है रुपए की जरूरत पड़े, कुछ फाइनेंसेस की जरूरत पड़े, तो आप उसके लिए तैयारी कीजिए, या वो बताते हैं कि हम इस हेड से इतना पैसा दे सकते हैं। तो इस प्रकार की तमाम बातें जो है मतलब की जाती हैं। बिल्कुल कर्नल साहब, तो एक साधारण और सिंपल सा सवाल मेरा जी साधारण सा सवाल मेरा ये रहेगा आम लोगों की तरफ से, क्योंकि सोशल मीडिया पर आम लोग अपना गुस्सा जो है, अपना आक्रोश जो है वो प्रदर्शित करते हैं। हमेशा लोगों की ये मांग रहती है कि कब पाकिस्तान पर वॉर किया जाएगा और मिलिट्री वॉर होगा, हालांकि डिप्लोमेटिक हो गया है, मिलिट्री वॉर होगा, पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। कितना मुश्किल और कितना आसान होता है सरकार को इन चीजों पर सोचना कि पहले डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान को डुबोना है, पाकिस्तान को वार करना है, उसके बाद मिलिट्री एक्शन लिया जा सकता है। दरअसल देखिए, जहां तक सोशल मीडिया का सवाल है, गुस्से का, गुस्सा जायज है, और मुझे भी जो है बहुत गुस्सा आया जो है वो जब ये घटना के बारे में पता चला, और जो है क्षोभ भी हुआ। लेकिन देखिए, एक अंग्रेजी में कहावत है कि रेवेंज इज बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। बिल्कुल। तो हमें जो है इस पर नहीं करना है, इसको जो है बड़ा सोच समझ के, कैलकुलेट करके। देखिए, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि जो है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। तो जरूरी नहीं है कि हम आज ही जो है उसके ऊपर सैन्य कार्रवाई कर देंगे तो उससे नुकसान हो जाएगा। ये हमारा देखिए इजहार कर देने भर से ही उसका नुकसान शुरू हो गया है। जब हमने कहा कि इसका रिटेलिएशन होगा, इसका जो है हिसाब लिया जाएगा, तो पाकिस्तान ने उनका जो वेस्टर्न बॉर्डर था, उनका जो नॉर्दर्न बॉर्डर था, वहां से जो है सेनाएं अपनी हटानी शुरू कर दी, और वो जो है जो भारत के साथ जो उनका जो पूर्वी बॉर्डर है वहां पे ले आए। इस वक्त अगर जो है पाकिस्तान की जो माली हालात को देखा जाए तो वो काफी खराब है, इकोनॉमिकली उनके बहुत ही बुरे हाल हैं। तो ये जो है जब इतना सारा मूवमेंट होता है वहां पे, तो इसमें बहुत खर्चा होता है। उनके एमनेशन के स्टॉक्स बहुत कम हैं, उनके पेट्रोलियम के स्टॉक्स बहुत कम हैं। तो इस हालात में उनको ये मूवमेंट करना पड़ रहा है। अब एलओसी के ऊपर जो है कार्रवाई लगातार जो है कई दिन से आप सुन, एलओसी की कार्रवाई में भी उनका एमनेशन जो है जाया हो रहा है। बिल्कुल कर्नल साहब, एक और सवाल है। भारत एक ऐसा देश है जो नैतिकता पर विश्वास करता है, जो नियमों पर विश्वास करता है, और अंतर्राष्ट्रीय नियम जो होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, उनका पूरा ख्याल रखता है। भारत कभी भी युद्ध के लिए पहल नहीं करता। जो युद्ध की बातें होती हैं, भाई भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा, ये होगा, वो होगा, ये तमाम चीजें हैं, लेकिन भारत समझदारी से हर कदम उठाता है। क्या वो भी एक वजह है कि भारत पूरा आंकलन कर रहा है हर क्षेत्र में, इसका फायदा क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा, हर पहलू पर चर्चा होती है, और आप खुद डिफेंस से आते हैं, क्या लगता है ये एक रणनीति का हिस्सा है? थोड़ा आप समय लीजिए, आप रणनीति तैयार कीजिए, स्ट्रेटजी तैयार कीजिए, उसके बाद आप कदम उठाइए जो भी आपने मिलिट्री से उठाना है, और उसका खुद प्रमाण प्रधानमंत्री मोदी ने कल दे दिया है। पूरा जो पावर है वो दे दी है। देखिए, जो शांति की आपने बात की, भारत जो है हमेशा से शांति का पक्षधर तो रहा है, लेकिन ये वक्त जो है शांति की बात करने का नहीं है जी। ये वक्त तो जो है उद्घोष का, युद्ध के उद्घोष का वक्त है, क्योंकि शांति की बात हो चुकी, वो स्टेज जो है हम क्रॉस कर चुके हैं। पाकिस्तान से बहुत बार हमने जो है शांति स्थापित करने की, दोस्ती की बात की, दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जब भी हमने दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया हमें जो है उसमें बदले में धोखा ही मिला है। वाजपेयी जो है लाहौर गए थे बस यात्रा में, तो उसी दिन जो है जम्मू कश्मीर में 20 हिंदुओं का जो है 20 निर्दोष हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। उसके उसी साल में जो है कारगिल का युद्ध हुआ। फिर नरेंद्र मोदी ने भी जो है उनसे जो है दोस्ती की जो है पहल की थी, उनको अपने इनॉग्रेशन में जो है बुलाया था। उसके बाद मोदी खुद जो है शहबाज उनके नवाज शरीफ के घर एक बार गए, शायद अफगानिस्तान से लौट रहे थे।
लेकिन उसके बाद हमें जो है पठानकोट मिला। तो ये सब शांति की बात का तो जो है अब सवाल नहीं उठता। अब तो ये है कि जो है किस प्रकार से हमें इस घृणात्मक कृत्य का बदला लेना है। तो उसके लिए जो है प्रधानमंत्री मोदी ने जो है सेनाओं को जो है आदेश दे दिया है, सेनाओं को बता दिया है कि आपको जो है पूरी स्वतंत्रता है, और सेना जो है सभी मुद्दों पर जो है ध्यान रखते हुए जो है ठीक। सैन्य मुद्दों कर्नल पर साहब, ध्यान रखते भारत हुए सरकार ने उस जो बात का निर्णय जी, कि कब भारत सरकार और ने कैसे जी कहां पर करना है। भारत सरकार ने जो डिप्लोमेटिकली जवाब देना था वो दे दिया है और इसका परिणाम पाकिस्तान बहुत जल्द भुगतेगा भी। लेकिन अब जब मिलिट्री के पास पूरा मामला है, अब क्या विकल्प रहता है? हमने सर्जिकल स्ट्राइक देखी, बालाकोट स्ट्राइक देखी, अब क्या विकल्प है भारत के पास? जबकि बात होती है हर जगह पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भी कई सारे देश हमारे समर्थन में और कहते हैं कि इस तरह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, जो न सिर्फ पाकिस्तान और भारत के इर्द गिर्द बल्कि वैश्विक स्तर पर आतंकवाद को फैलाने का काम कर रहे हैं, उनको कड़ा जवाब मिलना चाहिए। तो अब संभावित जो मिलिट्री एक्शन रहेगा इन दो स्ट्राइक्स के बाद, जो दो बड़ी स्ट्राइक्स हुई थी, ये क्या हो सकता है सर? देखिए ये मिलिट्री स्ट्राइक ही होंगी, कब होंगी, कैसे होंगी, तो ये तो जो है मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये तो सेना का काम है। जो मैं तो रिटायर हो चुका हूँ काफी पहले। तो जो लोग प्लान कर रहे हैं जो है वो भी नहीं बताएंगे, जो है ये मीडिया में शायद नहीं आएंगी। लेकिन एक जो बात मैंने कल भी शायद आपके चैनल पर कही थी, वो ये थी कि जो हमने पिछली बार भी जो है बालाकोट में स्ट्राइक किया, उसके बाद अगले दिन इन्होंने एक जो है एयर स्ट्राइक किया था, जिसमें कि हमारा एक MiG-21 विमान गिर गया और इनका भी एक F-16 विमान गिर गया। तो कहीं इनको जो है एक पाकिस्तान की सेना को, क्योंकि मैं पाकिस्तान की सेना शब्द इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी निर्णय हैं, चाहे वो राजनीतिक हैं चाहे सैनिक हैं, वो सेना ही लेती है। तो उनको कहीं जो वहां के पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, उनको एक गलत मैसेज उनको शायद ये गया कि इंडिया जो है रिस्क एवर्स है, क्योंकि उसके आगे हमने नहीं किया, क्योंकि जब उन्होंने स्ट्राइक किया उसके बाद हमने इसको एस्केलेट नहीं किया जी। तो एक गलत मैसेज चला गया, और इस बार मुझे लगता नहीं कि इस प्रकार का कुछ होगा। हम पूरी तरीके से तैयार हैं। एक स्ट्राइक ही नहीं, उसके बाद भी शायद कई लेवल तक हम जो है इसको 2-3 लेवल तक जितना भी एस्केलेट करने की जरूरत होगी, हम इसको एस्केलेट करने के लिए तैयार हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर कर्नल साहब, आपने समय दिया। और पूरी उम्मीद है सभी देशवासियों को, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा है कि पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की होगी, उससे भी ज्यादा जवाब दिया जाएगा। अब देखना होगा जवाब कैसा होगा। आगे बढ़ेंगे, जरा एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। LOC के बाद अब IB पर संघर्ष विराम टूटा हुआ है और जम्मू के परगवाल सेक्टर में भी गोलीबारी हुई है। पाकिस्तान की बौखलाहट पर भारत अलर्ट हो गया है और लगातार छठे दिन सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। देखिए, पाकिस्तान इतना बौखला गया है कि एक तरफ वो मानने के लिए तैयार नहीं कि भारत में जो हमला हुआ पहलगाम के अंदर वो पाकिस्तान ने नहीं किया, और दूसरी तरफ जो वहां पर जो उल्लंघन हो रहा है वो खुद पाकिस्तान कर रहा है, जिसकी वीडियोग्राफी खुद भारत की सेना कर रही है, जिसके प्रमाण भारतीय सेना के पास हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान जो अपना दोहरा चरित्र और ये जो दोहरी नीयत, ये मंशा जो दिखा रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान ने ही या पाकिस्तान ही इन सब के पीछे है। अब जब कल ही हमने आपको खबर बताई थी UN में किस तरह से भारत ने पाकिस्तान का पर्दाफाश किया था, और उसके बाद पाकिस्तान से ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब डिफेंस मिनिस्टर देश छोड़ के गया, ये मिनिस्टर देश छोड़ के गया। देखिए, पहलगाम अपडेट, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार जारी है। कुछ अपडेट आपको बताऊंगा। बॉर्डर पर छोटे हथियारों से पाकिस्तान की फायरिंग हो रही है, पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है छोटे छोटे हथियारों के साथ। इसके अलावा कई जगहों पर नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी हो रही है। LOC पर जो है वो लगातार गोलीबारी हो रही है। सीज फायर का उल्लंघन, बिना उकसावे के छोटे हथियारों से ये गोलीबारी हो रही है, लेकिन भारतीय सेना हमेशा तत्पर है और रहेगी। नौशेरा, सुंदरबनी जैसे कई इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। और इसके साथ पहलगाम से जुड़ा पूरा अपडेट, पहलगाम के बाद क्या कुछ हो रहा है वो आपको बता रहे हैं। परगवाल सेक्टर में भी पाकिस्तान की गोलीबारी देखने को मिली है और ये बिल्कुल ताजा अपडेट है। बौखलाहट जो है वो दिख रही है। सेना ने मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग की। सेना अलर्ट मोड पर है। सरकार ने तीनों सेना को खुली छूट दे दी, ये कल ही सीधे तौर पर, जिसका हम अभी तक जिक्र भी कर रहे थे।
और तीनों सेनाएं जैसे चाहें जवाब दे सकते हैं। यानी सेना अब पूरी तरीके से जवाब दे सकती है और सेना हमारी सक्षम भी है। पहले भी पाकिस्तान से युद्ध लड़े गए। अभी सीसीएस की बैठक दिल्ली में जारी है, जिसकी खबर हमने शुरुआत में आपको बताई है। आज दिन में 4 अलग अलग बैठकें होंगी, ये भी हमने आपको बताया है। इसी पर हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं विनोद कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो बैठकों का दौर आज चल रहा है, इसका क्या निष्कर्ष आएगा, क्या आउटकम आएगा, इन बैठकों का संकेत फिलहाल भारत सरकार क्या दे रही है। हर किसी एंगल से इसको जांचना, इसको भांपना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया, आपने समय दिया। किस तरह से देखते हैं आज 4 बड़ी बैठकें होने जा रही हैं? बिल्कुल शीतल, ये ज़रूरी भी है क्योंकि जब आप कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी रहती है, फिर कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, राजनीतिक मामले रहते हैं, फिर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, यानी आर्थिक तौर पर कितना नुकसान किसी को पहुंचाया जा सकता है या फिर किस तरीके से आर्थिक तौर पर हम संघर्ष या जंग लड़ने के लिए मजबूर हैं। वही पॉलिटिकल अफेयर की इसलिए बैठी कि सभी सियासी जमातों का तालमेल है कि नहीं है। फिर एक कैबिनेट मीटिंग भी हो रही है, जितने भी काबीना के सदस्य हैं सब मिलकर के बैठ कर के ये फैसला लेंगे। ये 4 अहम बैठकें हैं और चारों में कुछ ना कुछ निष्कर्ष जरूर निकल के आएगा, क्योंकि हम स्पेकुलेट तो कर नहीं सकते हैं कि इस मीटिंग से क्या निकल के आएगा। लेकिन आप देखिए कि लगातार मैराथन मीटिंग्स हो रही हैं, तो सरकार बहुत ही संजीदा है, संगीन है और कुछ ना कुछ जवाब तो देना है। प्रधानमंत्री ने खुद कह दिया है, जवाब तो मिलेगा ही। दूसरा एक और सवाल है, पाकिस्तान के मंत्री बयान देकर आते हैं। रेल मंत्री कहते हैं हम मिसाइलें छोड़ेंगे जिन्हें रेल का नहीं पता। रक्षा मंत्री आके वो कुछ और बयान दे जाते हैं। कल रात को 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा है कि भाई भारत 36 से 48 घंटों में हमला कर सकता है। ये बौखलाहट साफ नजर आ रही है। लेकिन उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा तो हाथ है नहीं, लेकिन बॉर्डर पर देखिए लगातार जो उल्लंघन हो रहा है सीज फायर का, वो जता रहा है, वो खुद प्रमाण दे रहे हैं। शीतल, पाकिस्तान बुरी तरह से फंस चुका है। अगर तो बात करें कि इंटरनली देखा जाए तो आपने देखा होगा किस तरीके से वहाँ पर संघर्ष हो रहा है, लोग कितने अलग अलग जगह पे लगे हुए हैं, किस तरीके से सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जा रही है। दूसरा फैक्टर यह है कि मुनीर के खिलाफ भी, जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, उसके खिलाफ भी उनके ही कमांडर खड़े हो चुके हैं। हो सकता है कि ये वार उसी के लिए भारी पड़ जाए। तो कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर पाकिस्तान पूरी तरह से चरमराया हुआ है। उसके पास तो फ्यूल तक के पैसे नहीं है कि कितना फ्यूल कितने दिन तक ये चल सकता है। तो ये सीज फायर का वायलेशन करना यही है कि आप उकसाएं, भारत को उकसाएं कि भारत बिना टाइम लिए, कोई प्लानिंग के बिना फायरिंग शुरू कर दे या टारगेट बना दे। इसलिए मुझे लगता है सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है और पाकिस्तान में इतनी औकात नहीं है कि सीज फायर की आड़ में स्नीकिंग करा सके या इन्फिल्ट्रेशन करवा सके। ये पाकिस्तान को सब पता है विनोद जी कि भारत हमसे सक्षम है, हमसे मजबूत है। हर क्षेत्र में, इकोनॉमी हो, डिफेंस हो, हर क्षेत्र में भारत सक्षम है और कई बार इसका हमने सबूत भी देखा हुआ है। उसके बाद भी पाकिस्तान पीछे हटने को तैयार नहीं। पाकिस्तान कोई आधिकारिक तौर पर इस तरह से जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। क्या पाकिस्तान के पीछे किसी बड़े देश की या किसी की शह है, या जिसकी शह पर पाकिस्तान इस तरह से बार बार ये चीज़ें कर रहा है? मुझे नहीं लगता है शीतल कि कोई भी बड़ा देश इस तरह की हिमाकत कर सकता है जिस कंट्री के साथ इजराइल, यूएसए और बाकी बड़ी बड़ी कंट्रीज हाथ पे खड़ी हैं, रशिया साथ पे खड़ी है। कोई ऐसी कंट्री हिमाकत कर सकता है कि ये जो टेररिस्ट स्टेट है, यानी टेररिस्ट स्टेट ही कहूँगा मैं पाकिस्तान को, उस टेररिस्ट स्टेट को किसी तरीके की मदद करेगा। तो मुझे लगता है कि ये सब जो गीदड़ भभकियां हैं ये पाकिस्तान ऐसे ही दे रहा है क्योंकि बौखलाहट में आ चुका है। पाकिस्तान की इंटरनल स्थितियां ये बता रही हैं कि कभी भी बगावत हो सकती है, वहां पे गृह युद्ध हो सकता है। ऐसे में पाकिस्तान अपनी बौखलाहट निकालने के लिए सीज फायर का वायलेशन कर रहा है और अनाप शनाप के बयान दे रहे हैं। ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो पाकिस्तान के अपने बच्चे क्यों चार्टर प्लेन के लिए बाहर लग गया? क्या उनको अपनी जनता की, आवाम से बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं है? जनता को वो मैदान में छोड़ करके अपने बच्चों को लेकर के बाहर चला गया है, उनको बाहर सेटल कर दिया है। क्या ऐसा होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ? खाली मुंह से बयान ही देना है?
तो क्या लगता है अब भारत की रणनीति, चूंकि एक हफ्ता बीत गया है, लोग भी कह रहे हैं कि अब कब आक्रमण होगा, कब सही ढंग से बदला लिया जाएगा, हालांकि बहुत सारे कदम उठाए भी गए भारत सरकार की तरफ से। क्या ये समय लेना भी एक रणनीति का हिस्सा होता है, या फिर कुछ दिनों पहले अब कांग्रेस या विपक्ष की बात करें देश के अंदर तो उन्होंने भी दबाव बनाना शुरू कर दिया था? देखिए, समय लिया जाता है शीतल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रधानमंत्री जैसे सक्षम व्यक्ति जो बार बार ये कहते हैं कि जंग किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, और वो समय ले रहे हैं, एक माकूल वक्त का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने तीनों सेनाओं को ये कह दिया हुआ है कि आप जो फैसला लेंगे, टारगेट आपका, दिन आपका, समय आपका, तरीका आपका, ये सारी चीज़ें उन पर छोड़ दी हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि एक समय लिया जाए। आपने देखा होगा सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक में भी समय लिया गया था, पाकिस्तान को पता नहीं चलने दिया गया। एक बार 6 दिन का और एक बार 11 दिन का समय लिया गया। जी, लेकिन इस बार तो पाकिस्तान को पता है, पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। रात को 3 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की हालत क्या है। वहां पे राशन के लाले पड़े हुए हैं। कल ही मैं देख रहा था कि कहीं ना कहीं वहां पे खाद्य पदार्थों की कमी हो गई। और आने वाले दिनों में जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के किया गया है, पानी की किल्लत भी पाकिस्तान को सताएगी, क्योंकि इरिगेशन के लिए पानी उनके पास है नहीं है। और बड़े सारे कस्बे जो है इसी झेलम का पानी है, तो पीने के पानी और इरिगेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत तो आएगी। अब जबकि ये मामला बड़ा हो गया है, यूएन तक पहुंच गया है, सभी देशों की नज़रें जम्मू कश्मीर पर बनी हुई हैं, पाकिस्तान पर बनी हुई हैं, बॉर्डर पर हालातों को लेकर बनी हुई है, और ये खुद यूएन ने भी माना है कि भाई हमारी नज़र बनी हुई है। इस बीच पाकिस्तान की तरफ से ये कहना कि भाई हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं। नवाज शरीफ ने अपने भाई शहबाज शरीफ को ये कहा कि भाई हम बातचीत करेंगे, बातचीत के जरिए हल होंगे। लेकिन जब नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे, वो किस बिल में छुपे हुए थे? वेल शीतल, बातचीत की तो बात आप छोड़ ही दीजिए। किस मुल्क से बातचीत करनी है? इस मुल्क की औकात ही क्या है जिससे बातचीत की जाए? और हमने बीइंग एल्डर ब्रदर बहुत प्रयास किए। अगर हम कहें तो लाहौर में बस लेकर के गए थे, हमने बस सेवा शुरू की थी। बदले में क्या मिला? कारगिल मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना न्योते के आप चले गए। फिर उड़ी मिला, पुलवामा मिला। किससे बातचीत करनी है? वहां पे कौन है? क्या प्रधानमंत्री से बातचीत की जा सकती है जो खुद आर्मी चीफ से डरा हुआ है? तो वहां पर आईएसआई, आर्मी चीफ, आर्मी की बात चल रही है। वहां पे कोई डेमोक्रेटिक सेटअप है नहीं है, तो आप किससे बातचीत करोगे? आप आतंकवादियों के सरगनाओं से बातचीत करोगे? बातचीत की बात भूल जाइए। ये चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। गिड़गिड़ाए भी, पैर भी पकड़े, तब भी इस मुल्क से बातचीत नहीं हो सकती है। अब ये चीन का रवैया क्या है? चीन ने समर्थन देने की बात कही है पाकिस्तान को कि हम समर्थन देंगे, सैन्य के उस क्षेत्र में भी समर्थन देंगे और आर्थिक रूप से भी हम आपके साथ बने हुए हैं। तो क्या चीन का कोई यहाँ पर रोल रहने वाला है भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी भी दृष्टिकोण से? देखिए, चीन ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है पाकिस्तान में, खास तौर पर जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया हुआ है, और भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुआ है। वो स्टेक होल्डर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये इस्लामिक कंट्री अपने आप को बताते हैं कि हम इस्लाम के ठेकेदार हैं। इस इस्लामिक कंट्री ने अपने कश्मीर को, पीओके को पूरा चाइना को बेच दिया। और चाइना मुसलमानों के साथ अपनी कंट्री में क्या कर रहा है, क्या ये पाकिस्तान को पता नहीं है? तो कहीं ना कहीं चाइना की कोशिश रहेगी, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली किसी न तरीके से मदद जरूर पाकिस्तान को करेगा, क्योंकि उसका स्टेक में लगा हुआ सब कुछ, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसने की हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद कुमार जी हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब बातचीत का समय नहीं है, अब समय है सीधा जवाब देने की, अब समय है आक्रमण करने की, अब समय है खून से बदले खून और गोली से बदले गोली। आगे बढ़ते हैं। भारत के एक्शन से पूरी तरह से पाकिस्तान डरा हुआ है और भारत के एक्शन के बाद पाक की नींद उड़ी है। पाकिस्तान के मंत्री ने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, रात को 3 बजे, और पाक मंत्री ने बोला कि 24 से 36 घंटे में भारत हमला कर सकता है। देखिए, पाकिस्तान रात को 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा है और 3 बजे ये आकर कह रहे हैं कि भाई भारत कभी भी हमला कर सकता है। अब देखना होगा इन बयानों का क्या निचोड़ है और इन बयानों के मायने क्या हैं, इन बयानों का इंपैक्ट भारत पर क्या पड़ेगा या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है, और पाकिस्तान पर इन बयानों का क्या इंपैक्ट है। हालांकि पाकिस्तान ने खुद ये दिखा दिया है कि भाई मंत्री आके आधिकारिक तौर पर इस तरह के बयान दे रहे हैं। एक जिम्मेदार पद, एक जिम्मेदार मंत्रालय आकर इस तरह के बयान सीधा सार्वजनिक तौर पर दे रहे हैं, इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर किस तरह की, किस कदर की बौखलाहट नजर आ रही है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है।
has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours on the pretext of baseless and concocted allegations of involvement in the Pahalgam incident. India's self-assumed hubristic role of judge, jury, and executioner in the region is reckless and vehemently rejected. Pakistan has been the victim of terrorism itself and truly understands the pain of this scourge. We have always condemned terrorism in all its forms and manifestations anywhere in the world. Being a responsible state, चलिए अब जरा एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। जस्टिस बीआर गवाई अब भारत के नए सीजे होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी घोषणा कर दी है और 14 मई 2025 को पदभार संभालेंगे। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। सीजेआई के रूप में वह 14 मई को कार्यभार संभालेंगे। ये नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई है। इस अहम फैसले की जानकारी केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दी है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि जस्टिस बीआर गवाई की नियुक्ति भारतीय न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। वे न्याय के क्षेत्र में अपनी विशिष्टता और निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध हैं। जस्टिस गवाई सुप्रीम कोर्ट के एक सम्मानित न्यायाधीश रहे हैं और उन्होंने अपने करियर में अनेक महत्वपूर्ण मामलों का न्याय किया है और पूरा देश जो है वो कहीं ना कहीं न्याय को लेकर या इस तरह की चीजें जो जब फेस करते हैं या ऐसे हालात ऐसे सिचुएशंस बनते हैं तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल होता है वो आपने पिछले कुछ सालों में देखा होगा। तो अब फिलहाल सीजेआई जो है वो नए दिखेंगे बहुत जल्द। 25 मई को उनका पदभार जो है वो संभालेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसकी घोषणा कर दी है ऑफिशियली। 14 मई 2025 को वो अपना पदभार संभालेंगे। एक तरफ जहां पहलगाम हमले को लेकर सरकार रणनीति बना रही है, बैठकें कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष यानी कांग्रेस जो है वो इस वक्त हड़बड़ाहट में है। पहलगाम हमले के संबंध में कांग्रेस ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। कांग्रेस नेताओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सार्वजनिक संचार में अत्यधिक अनुशासन और निरंतरता बनाए रखने का निर्देश पाकिस्तान के जो कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने कहा है और निर्देश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी यह भी कहा गया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक परिपत्र के माध्यम से निर्देश दिया है कि सभी पदाधिकारियों को सार्वजनिक संचार में अत्यधिक अनुशासन और निरंतरता बनाए रखने का निर्देश दिया जाता है। पार्टी की ओर से बोलने के लिए अधिकृत लोगों को 24 अप्रैल 2025 को पारित प्रस्ताव में CWC द्वारा बताई गई स्थिति तक ही सीमित रहना चाहिए। इस निर्देश का कोई भी उल्लंघन बिना किसी अपवाद के सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई को आमंत्रित करेगा। हम कांग्रेस पार्टी के मूल्यों और परंपराओं के प्रति सचेत रहें और इस गरिमा और संयम के साथ इस अवसर पर खड़े हों जिसकी राष्ट्र हमसे अपेक्षा करता है। पहलगाम हमले के बाद सभी लोग एकजुट हुए। विपक्ष भी एक साथ सरकार के साथ था, कंधे से कंधे मिलाकर करने की बात की। एक सर्वदलीय बैठक भी हुई, लेकिन उसके बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान सामने आए और कांग्रेस के कुछ पोस्टर्स सोशल मीडिया पर सामने आए, जिसके बाद कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, उन्होंने नाराजगी जताई है और उसके बाद अब कांग्रेस को बाकायदा तौर पर एक ऑफिशियल एक डॉक्यूमेंट जारी करना पड़ा, जिसके जरिए उन्होंने अपने पदाधिकारियों को सीधा और सख्त निर्देश दिया है कि अब इस मामले में कोई भी सार्वजनिक बयान या सोशल मीडिया के जरिए किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो उस पर कार्रवाई होगी। उज्जवल कुमार हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। उज्जवल, कांग्रेस ने जिस तरह से ये लेटर जारी किया है, कांग्रेस कमेटी ने और साफ निर्देश दिए हैं कि भाई इस मामले में कांग्रेस के जो नेता हैं या जो गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं उन्हें इससे परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए।
बिल्कुल। देखिए शीतल, जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमला हुआ और उसके बाद उसमें जिस तरीके से जो निर्दोष लोगों की उसमें जो है कहीं ना कहीं मृत्यु हुई, उसके बाद विपक्षी पार्टियां जो है वो लगातार उन्होंने कहा कि वो सरकार के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है, जिसमें खुद कांग्रेस पार्टी भी जो है कहीं ना कहीं खड़ी हुई सरकार के साथ दिखाई दी थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर अगर आप बात करेंगे तो कोई तमाम शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का, उन्होंने साफ तौर पे ये बोला कि जो कांग्रेस पार्टी है वो सरकार के फैसले के साथ जो है वो खड़ी हुई नजर आएगी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस की तरफ से जो उनके नेता हैं वो पार्टी से अलग हटकर जो है वो बयान दे रहे थे, और ये मामला ज्यादा तूल तब पकड़ गया जब कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक जो है पोस्ट जो है वो जारी की गई, एक पोस्टर डाला गया जिसमें जो है आप देखेंगे तो वो उसमें जिस तरीके से वो पोस्ट दिखाया गया, पोस्टर बनाया गया, उसमें लग रहा है कि वो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहा है, और उसमें जो है उसमें सर नहीं है उस पिक्चर में और ना ही हाथ पैर हैं। और कांग्रेस ने देखिए ये इसलिए किया, जहां तक अंदाजा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे जब सर्वदलीय बैठक से बाहर निकले तो उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें होना चाहिए, लेकिन वो इस सर्वदलीय बैठक से गायब रहे थे, क्योंकि वो जो बैठक हुई थी उसकी जो अध्यक्षता थी वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करी। फिर उसी के ऊपर लगता है कांग्रेस ने तंज कसते हुए कांग्रेस का जो ऑफिशियल एक्स हैंडल है वहां पर एक पोस्टर डाला जिसमें उन्होंने गायब जो है ऊपर लिखा, और वहां से जो है वो सर उसमें नहीं था उस पोस्ट में। तो इसको लेकर पोस्टर वॉर छिड़ गया, और कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के जो लोग हैं एक दूसरे के ऊपर कल पूरे दिन हमलावर आरोप प्रत्यारोप करते हुए दिखाई दिए। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस इस तरीके की जो है वो टिप्पणी करती है, और सर तन से जुदा के जो नारे हैं उसका भी कांग्रेस पार्टी जो है वो समर्थन करती हुई दिखाई देती है। ओके, ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका उज्जवल, ये जानकारी के लिए। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है इस समय जब सरकार इस पर एक्शन लेने की बात कर रही है और बैठकें हो रही है, उस बीच अगर विपक्ष इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देता है तो ये जाहिर सी बात है हम अपनी ही सिक्योरिटी या अपनी ही चीजों को लेकर जो है वो उतावले हो रहे हैं। इधर बीदर की बात करें, जहां पर बीदर के मेलकेरा गांव में धमाका हुआ है, जहां पर एक घायल हुए हैं, और ये बीदर की खबर है जहां पर कर्नाटक के बीदर जिले के हुमनाबाद तहसील के मेलकेरा गांव में गली से गुजर रहे 3 छोटे बच्चों के आंख में एक छोटे बच्चे का पैर शरीर से अलग हो गया। धमाके की आवाज, घटना को संज्ञान में लेकर जिला प्रशासन, भू विज्ञान विभाग अधिकारियों को मौके की छानबीन करने की गुजारिश की गई है। घायल बच्चे को ब्रिम्स अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जिस धमाके में घायल हुए बच्चे का पैर नहीं जुड़ने की बात डॉक्टर देख रहे जेके 24x7 न्यूज़। खबर कर्नाटक के बीदर जिले हुमनाबाद तहसील के मोड़केरे गांव में एक अजीब और गरीब वाक़या पेश आया। वो इतना दर्दनाक वाक़या है कि एक 4 साल लड़के यानी कि उसी के घर के मकान के सामने से गुजरते वक्त एक ऐसा ब्लास्टिंग होता, लड़के का, उस 4 साल लड़के का पैर ब्लास्ट हो गया। लेकिन स्पॉट पर वहाँ पर देखने के लिए हम पहुँचे, मगर वहाँ पर ज़मीन में कोई होल नहीं है। मैं सुनील गन्नूरे साहब जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं उनको कहना चाहूँगा कि इस तरफ आप ये बताइए कि इस घटना के स्थल पर यहाँ पर उस लड़के के खून भी यहाँ पर मौजूद है, खून के धब्बे भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ब्लास्टिंग का या ज़मीन से होल मौजूद नहीं है। ये अजीब व गरीब इस बीदर ज़िले के घटना में इस मोड़केरे गांव में सभी गांव के निवासी एक हैरान हैं। आइए जानते हैं तफसील। वो जो लड़का है रिहान, उसी के जो दादी हैं उनके आंगन के घर के सामने हुआ। बताइए खाला में क्या हुआ ना? हम दीवार का नहीं बैठे थे, बच्चे इधर से आ गए, 3 बच्चे आ गए, ऐसा जोड़ी से आ गए, तो तीनों बच्चे सब गुप्पा होकर बैठे, धड़ल बोलते जैसा थी, बैठते जैसा थी। 2 बच्चे भागे, वो एक बच्चे को आंखों में पकड़ लेते के साथ ही उधर जरा खींच ले गए तो खून वो बच्चे को देखो मैं बेहोश हो गए। नहीं, क्या टाइम हो गया? धूप ये टाइम 6 बजे। अच्छा। 6 बजे ये टाइम हो गया। आवाज कहाँ से? जमीन में से आई आवाज? जमीन में से आई कि किधर से आई कि हमारे यहाँ से ऐसे जमीन उछले सकता हुआ भैया, ऐसे जमीन उछले सकता हुआ। मैं यहाँ बैठी थी, दीवार का हम बैठे थे, वो तीनों बच्चे आ रहे थे, ना गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, कुछ नहीं, कार नहीं, कुछ भी नहीं थे। हम ही 3 औरतें, वो 3 बच्चे तक थे। 3 बच्चों में से एक ही बच्चे को हुआ? एक ही बच्चे को हुआ। ब्लास्टिंग की आवाज आई लेकिन सुराग नहीं पड़ा? नहीं, ब्लास्टिंग की आवाज दनल बोल पाई, वो सुराग भी पड़ी नहीं, कुछ भी नहीं। वो बच्चे भाग गए। मैं वो बच्चे को लेकर बैठी,
सब लोग आए आपको पकड़ने को दवाखाने के लिए जाने ले गए, बैठने वाले बैठे। अभी आपका पोतरा कहाँ पर है? बिदर में है। बिदर दवाखाने में। हाँ बिदर के पास। नहीं कुछ भी नहीं आया, पानी नहीं आया, हवा नहीं आई, चमक नहीं आई, कुछ भी नहीं आया। धुआं आया। धुआं आया। हाँ धुआं आया, धुआं आया तो धुआं वो बच्चे के पैर में से आया। उस लड़के के दादी का कहना है कि जो जिस वक्त यहाँ पर ब्लास्टिंग हुआ लेकिन धुआं निकला है, ज़मीन में से धुआं आया। आखिरकार इस ज़मीन में साइंटिस्ट लोगों को आकर यहाँ पे रिसर्च करना चाहिए, इस गांव में आखिर किस तरीके से यहाँ पर ब्लास्टिंग हुआ। ये बहुत से गंभीर बात है कि सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द यहाँ पर चलिए न्यूज रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।